हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारत के यवन राज्य के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद, यूनानी, शक, पहला, कुषाण था। तो जो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी थे उसमें हिंद, यूनानी पहले थे, दूसरे पे शक थे, तीसरे पे पहला थे और चौथे पे कुषाण थे। हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। तो सेल्यूकस द्वारा जो स्थापित थे पश्चिमी वाले एरिया में और मध्य एशिया वाले एरिया में, उसके विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी जो है एंटियोकस प्रथम था। उसने क्या इस साम्राज्य को बना के रखा था। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। एंटियोकस जब द्वितीय आया तो उसके शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। जो बैक्ट्रिया का नेतृत्व किसने किया था? डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रम से शासन किया था। डियोडोटस सेकंड ने, यूथिमेडस ने, डेमेट्रियस ने, मिनांडर ने, यूक्रेटाइड्स ने, एंटी आल्किडस तथा हर्मिक्स ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध में बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा जाता है। जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था वो किसने किया था? बैक्ट्रिया के शासकों ने किया था। तो बैक्ट्रिया के शासक में किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। 190 ईसा पूर्व में किया था। 190 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण करके जो भारत का अफगानिस्तान क्षेत्र था, पंजाब था, सिंध था, उसके बहुत बड़े भूभाग पर इसने कब्जा कर लिया था और साकल को अपनी राजधानी बनाया था। किसको अपनी राजधानी? साकल को। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे ज़्यादा विख्यात कौन हुआ था? मिनांडर हुआ था और 165 से 145 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। इसकी राजधानी साकल थी। आधुनिक नाम इसका क्या है? सियालकोट है। ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उस टाइम में। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? मिनांडर ने नागार्जुन से। तो मिनांडर किसको मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला शासन था। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है। मिनांडर ने कुछ प्रश्न पूछे थे, उस पर नागसेन ने कुछ उत्तर दिए थे। वो किसी एक पुस्तक में संग्रहित है। उस पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए। हिंद यूनानी क्या है? भारत के पहले शासक थे। जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन राजाओं के हैं। तो हिंद यूनानी जो शासक थे इन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए थे कि उन सिक्कों को देखकर ये पता कर सकते थे कि किन किन राजाओं ने ये सिक्के बनाए हैं। भारत के सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। हिंद यूनानियों शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। तो हिंद यूनानी ने क्या किया? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला को चलाया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। भारत में गंधार कला ये हेलेनिस्टिक आर्ट है उसका प्रमुख उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। तो पर्दे के जो प्रचलन है उसको किसने आरंभ किया? तो पर्दे का प्रचलन यूनानियों ने आरंभ किया, भारतीय नाट्य कला का विकास किया। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। जो पर्दा जो है यूनानियों की देन था, इसलिए इसको यवनिका भी बोलते थे। शक के बारे में पढ़ते हैं। शक यूनानियों के बाद शक आए थे। यूनानियों के बाद कौन आया था? शक आया था। शकों की 5 शाखाएँ थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिम भारत तथा 5वीं शाखा दक्कन के प्रभुत्व स्थापित किया था। प्रथम शक राजा कौन था? प्रथम शक राजा मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। ये शक एशिया के निवासी थे।
ये मध्य एशिया के निवासी थे, चारागाह की खोज में आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा था, उसने क्या किया, उज्जैन का स्थानीय राजा ने क्या किया, शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय विक्रमादित्य को एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। मतलब विक्रमादित्य ने शकों को, जो राजा ने इनको हराया था, उज्जैन के राजा ने, उसने अपना उपाधि जो है विक्रमादित्य रख लिया था 58 ईसा पूर्व में। तो 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हो गया और उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। और ऐसे 14 राजाओं ने जो विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी, ऐसे 14 राजा आए हुए हैं। तो गुप्त सम्राट में चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। जो पश्चिम भारत में शासन कर रहे थे शक, वो क्या है, लंबे अरसे तक वो वहाँ पे शासन करते रहे, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चले आ रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी हुए। गुजरात में जो प्रथा चली आ रही थी वो काफ़ी लाभान्वित हुई, समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई थी और यहाँ पे चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदमन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था, पहला मोह था और सबसे प्रतापी कौन था, रुद्रदमन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईसा गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो ये है रुद्रदमन प्रथम, जिन्होंने सुदर्शन झील मौर्यों के द्वारा निर्मित थी। तो सुदर्शन झील किसके द्वारा निर्मित थी, मौर्यों द्वारा निर्मित थी, इसका जीर्णोद्धार किया था। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, संस्कृत भाषा का अभिलेख कौन सा है, गिरनार अभिलेख जारी किया था। तो किसने, रुद्रदमन ने जारी किया था। ये संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था, उसने गिरनार अभिलेख को जारी किया था संस्कृत भाषा में। ये सबसे लंबी अभिलेख है संस्कृत की। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में, इसके पहले जो अभिलेख लिखे गए हैं वो प्राकृतिक भाषा में थे। भारत में शक राजा अपने क्षत्रप अपने आप क्या बोलते, क्षत्रप कहते थे अपने आप को। पार्थियाई पहला, पश्चिम उत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। इस सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। सबसे अधिक प्रसिद्ध जो पार्थियाई थे वो कौन था, गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। तो क्या कह रहा है, पश्चिम उत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हो गया। शक के बाद कौन आए, पार्थियाई लोग आए थे और सबसे प्रसिद्ध जो राजा था पार्थियाई का गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। कौन आया था, सेंट थॉमस गोंडो फर्निस के टाइम काल में आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान क्या था, ईरान था। अब कुषाण वंश शुरू करते हैं। कुषाण वंश, पहलों के बाद कुषाण आए थे। पहलों के बाद कौन आए, पहलों के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाए थे। पहलों के बाद कुषाण आए थे और इनको यूची और तोखरी भी कहते थे कुषाण को। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में एक कुल कुषाण भी था, उन्हीं में एक क्या था, कुषाण भी था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था। संस्थापक कुजुल कड़फिस थे और इस प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क। इसकी राजधानी क्या थी, पुरुषपुर या पेशावर था। पूछता है जो कुषाण वंश की राजधानी क्या है, तो पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। पुरुष या पेशावर जो है पहली राजधानी, द्वितीय राजधानी क्या थी, मथुरा थी। कनिष्क ने 1878 ईसा पूर्व गद्दी में बैठने के समय में एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क कौन से धर्म का था, तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। तो चीनी जनरल जो पेन चोआ थे उन्होंने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण के शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो सबसे पहले तो उन्होंने चलाया था, यूनानियों ने चलाया था स्वर्ण मुद्रा, लेकिन जो भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं कौन चलाया था, कुषाण शासकों ने, जिनकी शुद्धता गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। तो भारी मुद्रा में तो कुषाण शासकों, लेकिन शुद्धता किसने की, तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट हुई थी।
कुषाणों ने सोनों में से सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। कनिष्क राज्यवैद्य आयुर्वेद का विख्यात चरक था। तो कनिष्क के टाइम में कौन राज्यवैद्य था? चरक था। जबकि जो आपका बिंबिसार था, तो बिंबिसार के टाइम काल में जीवक था। जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, उसके टाइम काल में कौन था? जीवक था। और कनिष्क के शासन काल में चरक है, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। कनिष्क राज्यवैद्य महिविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। महाविभास जो है उसके रचनाकार कौन थे? वसुमित्र थे महाविभास के। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास को ही क्या बोलते हैं? बुद्ध चरित्र का बौद्ध धर्म का विश्वकोश बोला जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको बोलते हैं? तो ये महाविभास सूत्र को, जिसके रचनाकार कौन है? वसुमित्र। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बौद्धों के रामायण को क्या बोलते हैं? बुद्ध चरित्र बोलते थे। किसने किया था? तो अश्वघोष। ये कौन थे? कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। कौन कौन? वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष भी कनिष्क के क्या थे? विभूत थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। आइंस्टीन की पुस्तक का क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र। भारत के आइंस्टीन को नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कनिष्क की मृत्यु 102 में हुई थी। 102 में। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? 102 में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? देवपुत्र। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली है। कुषाणों ने चीनियों से ली है यह उपाधि। जो कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, और जो देवपुत्र वाला है उपाधि, वो कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गाधारण शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे ज़्यादा है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। गांधार कला क्या है? तक्षशिला प्रसिद्ध है। जबकि आपकी मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह है अधिक मात्रा में। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण कौन करता था? कुषाण सबसे अधिक नियंत्रण करता। कुषाण साम्राज्य में मार्गों की सुरक्षा का प्रबंधन था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ।